तो हम लोग रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये 3-4 अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिले थे पहले, तो ये कर लेते हैं और उसके बाद कुछ डाउट्स हैं जो एच.सी. वर्मा में, वो करेंगे। बाकी तुम लोग के जैसे जैसे डाउट्स आते जाएंगे मुझे भेजते जाना, ठीक है। अभी मुझे 6-7 डाउट इन्होंने भेजा है, अमृत ने, तो उसमें से 2-3 करेंगे आज, 3, और बाकी जो है नेक्स्ट इसमें कर लेंगे। इसको ट्राई करो पहले। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन किए थे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर में। तो ये करके बताओ क्या आंसर है इसका। इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए इसमें। किए हुए क्वेश्चन में इतनी देर क्यों? So option B. ऑप्शन 2। हाँ, ऑप्शन 2 है। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली क्या करते हैं इसमें, देयर इज, देखो क्या क्या लिखा हुआ, मास m मूव्स इन अ सर्कल ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, विद वेलोसिटी v0 एंड रेडियस r0। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये रेडियस r0 है। नाउ द मास इज attached to a string with which passes through a smooth hole in the plane, ऐसे, और इसको खींचते जा रहे हैं नीचे के। The tension in the string is increased gradually and finally m moves to in a circle of radius r0 by 2। तो बाद में जाके इसका रेडियस कितना हो गया, r0 by 2 हो गया। फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है। तो बिकॉज ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग हियर इज टेंशन, और टेंशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो टेंशन के वजह से कोई भी टॉर्क नहीं होगा। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क, सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। सो सिंस नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया का मतलब जो हमारा m v0 इंटू r0 इज इक्वल टू m इंटू v इंटू r/2, बाद में वेलोसिटी v हो गया। लेट्स से m और m काट दिया हमने, है ना, और r0/2, r0 कट गया, तो v इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v0, फर्स्ट इक्वेशन। अब काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। I क्या हो जाएगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट mr स्क्वायर हो जाता है, तो हाफ इंटू, ठीक है, या ये करने से अच्छा हाफ m इंटू हाफ mv स्क्वायर कर लो बस। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2v0 का होल स्क्वायर कर लेंगे। सो दिस इज हाफ इंटू m इंटू 4v0 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2mv0 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। ये क्वेश्चन का आंसर बताइए।
सर ऑप्शन 2। 2 नहीं है, देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का 2/3 mr² होता है एक्सिस के अबाउट। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है। देखो समझो, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज। मान लो 3 शेल है, ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया। अब हम लोग को इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये तो इसके सेंटर से ही पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले सेल का होगा इस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स डैश के अबाउट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, I1 क्या हो जाएगा, 2/3 mr² हो गया। ठीक, सेकेंड वाले का जो है, इसके सेंटर के अबाउट तो 2/3 mr² होगा। उसके बाद पैरेलली इसको शिफ्ट भी करना पड़ेगा mr² से, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। समझ में आया बच्चों? इसके सेंटर के अबाउट 2/3 mr² हो गया, प्लस ऑफ mr², क्योंकि इसको एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है ना, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। सेंटर के अबाउट तो हम लोग निकाल लिए, उसको पैरेलली शिफ्ट कर देंगे mr² से। तो मतलब 2/3 प्लस ये एलसीएम ले लोगे तो 5/3 mr² हो गया। उसी तरह I3 भी जो है सेम होगा, ये सेंटर के अबाउट 2/3 mr² और r से इसको शिफ्ट करना है हम लोगों को इस डायरेक्शन में। सो I3 भी हो जाएगा 2/3 mr² प्लस ऑफ mr², राइट। तो ये हो गया हमारा 5/3 mr²। ठीक है। सो अब नेट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है हमारा 2/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 5/3 mr²। सबकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, तो ये 12/3 mr² हो गया, मतलब 4 mr²। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो देखते हो, तुम लोग को आती है चीजें, बट उसका एप्लीकेशन सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, जिससे जितने भी क्वेश्चन हो तुरंत बन जाए। आजकल मेरा आदि भव इतना शांत क्यों रहता है? आदि भव तुम्हारा जवाब वगैरह नहीं आता है तेजी से, क्या हो गया? सर कुछ नहीं। तो ठीक है। हाँ सर ठीक है। फिर क्या हुआ, जोश कम हो गया? नहीं सर, है अभी भी कर रहा हूँ। कुछ तो दिक्कत है, क्या नहीं प्रॉब्लम? सर, सब सही है। हाँ? अरे सर वो बस आजकल थोड़ा ज़्यादा काम आ गया, लाइक पहले से भी ज़्यादा है, 12 का सा उसमें रखा हुआ है। तो इसीलिए प्रेशर तो रहेगा ही, तो यू जस्ट नीड टू परफॉर्म वेल, यू नीड टू परफॉर्म, मतलब यू हैव टू बी ऑन योर हील्स ऑलवेज। हाँ सर। तो तुम पहले कर रहे थे नहीं, हाँ सर वो अभी हाँ। क्योंकि तुम्हें समय ज्यादा मिलता था करने का ना अपना काम, हाँ सर। तैयारी क्लास की, तो इस वजह से तुम्हारा ज्यादा जवाब रहता था, तो वो बरकरार रखो आदि। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। टॉपलिंग वाला हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए थे, इसीलिए एक टॉपल वाला क्वेश्चन दिखा हमको, ये कर लो।
सर थर्ड ऑप्शन AG by 2H. कुछ उसमें थोड़ा सा देखो, कहीं गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। So option 1. ऑप्शन 1 है AG/H, बहुत बढ़िया है सर। देखो क्या है, what will be the value of maximum acceleration of the truck in the forward direction so that the block kept on the back does not topple. ब्लॉक को टॉपल नहीं करना है। ये ट्रक है, एक्सेलरेट ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इस पे पीछे की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, अल्फा एक्सेलरेशन से जा रहा है तो स्यूडो फोर्स m अल्फा लगेगा, है ना। और इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर। अब किस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा। ये कोई भी चीज ऐसे गिरता है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा ना। ये पूरा जो अगर मान लो ऐसे है तो ये ऐसे गिर जाएगा, ऐसे टॉपल करने का मतलब लुढ़क जाना, तो लुढ़केगा तो इसी पॉइंट के अबाउट लुढ़केगा ना, राइट। तो हम लोग को टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट शुड बी बैलेंस्ड। दो ही फोर्स लग रहा है हमारा, है ना, एक mg फोर्स लग रहा है और एक m अल्फा लग रहा है ना बच्चों। सो ये जो m अल्फा है और ये इसके ये दोनों टॉर्क जो है एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, राइट, जब टॉपलिंग का कंडीशन होगा। ओके, सो और नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा होगा n। वाई? बिकॉज इस जब टॉपल करने वाला होगा उस समय जो सारा फोर्स है बस यही पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहा होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स इस पॉइंट से पास करेगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर एन भी तो यहाँ पे होगा, उसका भी तो टॉर्क होगा। एन इस पॉइंट से होगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट बस ये पॉइंट बचेगा, ये उठ जाएगा थोड़ा सा ऊपर। तो उस केस में m अल्फा इंटू ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, h/2 है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, a/2 है, राइट। सो m अल्फा इंटू h/2 is equal to mg into a/2। m कट गया, 2 कट गया, अल्फा इज इक्वल टू ag अपॉन h। तुमने क्या पाप कर दिया था आदि भव? H/2 सर। h ले लिया था। जी सर। थोड़ा ध्यान रखा करो, हमेशा ये स्यूडो फोर्स जो है ना सेंटर ऑफ मास से ही लगेगा। तुमने डायरेक्टली अच्छा हड़बड़ी में कर दिया होगा या तो। आ गया, सबने लिख लिया? यस समझ भी आ गया सबको? यस। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। Sir, option 2. बहुत अच्छा, किसने बताया? मेघा ने। Yes, sir. मेघा ऑलवेज अमेजेस मी विद हर आंसर्स। कहाँ पे किया था ऐसा क्वेश्चन मेघा तुमने? कहीं पे देखा है ऐसा क्वेश्चन या खुद से ट्राई किया अभी? Sir, try किया। देख।
देखो इसको ना, जो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताए हैं, सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, यही सब चीज यहाँ पे यूज होता है। जब हम लोग सेंटर ऑफ मास जैसे कर रहे थे, उसी कॉन्सेप्ट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है। हमारे पास एक पूरा डिस्क है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है तो थोड़ा अलग लगता है। So from a disk of radius r and mass m, तो हमारे पास डिस्क है रेडियस r का, इसका जो डिस्क का रेडियस है ये r है, मास m है, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r। अब इसका डायमीटर r है तो रेडियस कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा इसका रेडियस। रेडियस r/2 हो गया। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू अ सेंटर। मतलब हम लोग को इस पार्ट ऑफ द डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो समझो, अब हम अगर ये जो रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकालें और दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। सो मोमेंट ऑफ, सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क about O is equal to moment of inertia of remaining part about O plus moment of inertia of removed part about O. So removed part about O, तुमने क्या रिमूव किया है, ये रिमूव किया है। अब अलग अलग निकालो। I removed part about O is equal to, जो रिमूव्ड पार्ट का जो O पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो m इंटू r/2 होल स्क्वायर बाई 2। mr²/2 होता है, रेडियस यहाँ r/2 है तो mr/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा किस पॉइंट के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट। उसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, कितना, r/2 से, प्लस ऑफ m r/2 का होल स्क्वायर। तो इस रिमूव्ड पार्ट के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया, उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया r/2 डिस्टेंस से, इसीलिए m r/2 होल स्क्वायर से ऐड कर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, mr² और ये 4 इंटू टी 8 हो गया, प्लस mr² अपॉन 4। एलसीएम ले लोगे 8 है तो 3mr² अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा, पहले तो तुमको रिमूव पार्ट का मास भी निकालना पड़ेगा ना। एक मिनट। तो ये जो टोटल मास था ना, ये हम रिमूव्ड पार्ट का मास स्मॉल m मान रहे हैं। अब इसका जो दोनों का अगर हम लोग को रिलेशन निकालना है, स्मॉल m और कैपिटल M का, तो मास पर यूनिट एरिया m/πr², राइट, ये यूनिट मास हो गया, यूनिट मास पर यूनिट एरिया हो गया। और इसको इस छोटे वाले डिस्क का जो रिमूव किए उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो πr/2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉल मास m। सबको समझ में आया? मास पर यूनिट एरिया निकाला और उसको छोटे वाले डिस्क जो रिमूव किए हैं उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास निकल जाएगा। टोटल मास m/πr² इंटू
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर कट गया, m बाय 4 हो गया, कैपिटल M बाय 4। तो स्मॉल m को रिप्लेस कर लो, 3 इंटू कैपिटल M बाय 4, 8 तो पहले से था डिनोमिनेटर में, और आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3mr स्क्वायर बाय 32। अब आई टोटल निकाल लो, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये mr स्क्वायर बाय 2 है। तो आई रिमेनिंग, जो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जैसे हम लोगों ने देखा है, ये रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आई रिमूव्ड वाला माइनस कर देंगे। टोटल जो है mr स्क्वायर बाय 2 है, उससे 3mr स्क्वायर बाय 32 को माइनस कर लेंगे, 16 माइनस 3 13 mr स्क्वायर अपॉन 32। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. है ना नया तरह का चीज, ऐसा चीज हम लोग नहीं किए थे अभी तक। मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे हम लोग सेंटर ऑफ मास वाला चीज किए थे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीज नहीं किए थे। तो ये तुमको थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी कैसे यूज करते हैं वो तुम देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? यस सर। अब ये 37वां क्वेश्चन है एच.सी. वर्मा का, इस पे डाउट था अमृत का। सो द डिसेंडिंग पुली शोन इन द फिगर हैज अ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पुली है इसका रेडियस r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया, 0.2 मीटर हो गया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 0.2 kg मीटर स्क्वायर। द फिक्स्ड पुली इज लाइट, ये जो पुली है ये वाला पुली, दिस इज लाइट, है ना। तो ये लाइट है और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इन दोनों पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, यहाँ टेंशन कुछ और होगा, यहाँ टेंशन कुछ और होगा। और उसी तरह इसमें जो टेंशन होगा वो यहाँ तक सेम टेंशन रहेगा। तो मान लो यहाँ पे टेंशन T1 है और इधर वाले में टेंशन T2, ठीक है। द फिक्स्ड पुली इज लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, स्मूथ ये वाला सरफेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इफ इट्स मास इज 1 kg, इसका मास m इज इक्वल टू 1 kg है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन a हम लोग को निकालना है। अब समझो इसको, देखो पहले तो कांस्टेंट रिलेशन से इन दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल लो, इसका एक्सेलरेशन का और इसका एक्सेलरेशन। ये अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है, राइट, तो ये समझो कि ये फिक्स्ड है तुम्हारा पुली। अब इस फिक्स्ड पुली से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं
मतलब यहाँ इस पॉइंट से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ, मान लो ये ब्लॉक ए है और ये पुली पी है, तो ये डिस्टेंस को x से हम कांस्टेंट रिलेशन निकाल के कर रहे हैं, x से हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इसको xp मानते हैं, तो ये भी xp हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस x से प्लस xp प्लस xp इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द होल स्ट्रिंग विच इज कांस्टेंट। तो दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन भाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, यही तो कांस्टेंट रिलेशन है। अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम से, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, तुम इसको लिखोगे तो ए प्लस 2ap इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पी, राइट। सो दैट मीन्स कि ये जो, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए को ए मान रहे हैं, तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुली ये हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या हो गया, a/2, मतलब ये कितने से एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, a/2 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। इसको हम वैसे भी कर सकते थे कि अगर इसको x डिस्टेंस ऊपर लेके जाएंगे तो x 2x स्ट्रिंग खुल जाएगा, तो इसको कितना इधर मूव करना पड़ेगा, टाइट करने के लिए स्ट्रिंग को 2x डिस्टेंस से मूव करना पड़ेगा। अगर इसको x डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं तो मतलब इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका a है तो इसका a/2 हो जाएगा। तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, कांस्टेंट रिलेशन लिख के भी कर सकते हो। कांस्टेंट रिलेशन इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि तुम लोग को पता हो कि लिखा कैसे जाता है, और मतलब तुम लोग कॉन्फिडेंट हो सके उस तक। यहाँ तक क्लियर है सबको, कांस्टेंट रिलेशन कैसे निकाला और ये सब कैसे किया? Yes. Yes. अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। पहले वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सिंपल है, ये ब्लॉक में टेंशन T1 इधर लग रहा है, नीचे एक वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n है, और एक्सेलरेशन इधर है, मास इसका m है। अब बिकॉज ये टेंशन T1 इधर लग रहा है और mg और n बैलेंस्ड है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उसको तो हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा इसका, T1 इज इक्वल टू m, मान लो इसका मास हम लोग m1 मान लेते हैं, T1 इज इक्वल टू m1 है, और इसका मास m2 मान लेते हैं, इस पुली का मास m2 मान लेते हैं। अब ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। दूसरा, अब इस पुली पे आते हैं। इस पुली पे आएंगे तो इसके 2 इक्वेशंस लिखेंगे हम लोग। एक जो, अच्छा ये जो पुली है ना, होता क्या है, ये ऐसे रोल करेगा, बेसिकली ऐसे घूमता जाएगा और नीचे मूव करता जाएगा। बेसिकली ये पुली का जो मोशन है वो इस तरह से होगा, ऐसे घूमेगा, तो ये इधर वाले स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा और इधर वाला स्ट्रिंग ऐसे खुलता चला जाएगा, राइट। तो मतलब ये रोल करेगा तो ये पुली नीचे जो मूव करेगा तो इधर वाला स्ट्रिंग खींचता चला जाएगा इसको, ठीक है, इसको खींचता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुली पे ना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पुली में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, राइट। तो पुली में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो ये जितना रोल करेगा उतना ही इसको खींचेगा, है ना, जितने स्ट्रिंग पे रोल ऑन करेगा उतना स्ट्रिंग इधर खींचेगा। तो अब इसका जो यहाँ पे जो अल्फा एक्सेलरेशन होगा, वो इसके एक्सेलरेशन पे, जो हम लोग इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसका रिलेशन हम लोग उससे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू a/r, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे, मतलब a/2r बेसिकली, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन तो a/2 है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर a/2 है तो अल्फा इज इक्वल टू a/2r, ये एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है। अब यहाँ पे टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T1 है, राइट। तो अगर हम लोग इसका जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन लिखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और इसका जो नीचे फोर्स लग रहा है वो m2g लग रहा है, राइट। तो दैट मीन्स m2g
ठीक है, m2g माइनस ऑफ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू m2 इंटू a बाई 2। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, राइट। अब तीसरा जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे इसके रोटेशनल मोशन के लिए लिखेंगे। रोटेशनल मोशन में हम लोग मानते हैं बिकॉज ये रोटेट ऐसे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो T2 की वजह से टॉर्क बड़ा होगा, तो T2 माइनस T1 इंटू आर, राइट। टॉर्क क्या है, T2R माइनस T1R, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अल्फा को हम लोग क्या लिख रहे हैं, A बाई 2R, तो इसको क्या लिख लेंगे, I A बाई 2R। क्लियर है बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। अब मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, T1 A और T2, ये तीन अननोन है ना, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अच्छा, M2 का वैल्यू जो निकालना होगा, M2 का वैल्यू हम लोग को पता है I इज इक्वल टू, ये बिकॉज जो पुली होता है वो डिस्क के शेप का होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होगा, तो m2 r स्क्वायर बाई 2, ठीक है। m2 इज इक्वल टू 2i अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक है। मास इज इक्वल टू 2i अपॉन r स्क्वायर हो जाए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे वैल्यूज। तो इसका वैल्यू पुट करके m2 मास निकालो। I का वैल्यू दे रखा है 0.2, 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, मतलब 0.2 इंटू 0.2, एक 0.2 कैंसिल हो गया, 0.2, 2 डिवाइडेड बाय 0.2 मतलब 20/2, 10 kg हो गया m2 का मास, ठीक है। अब हम लोग इसमें इक्वेशन लिखते हैं। पहला टेंशन T1 जो होगा, राइट, so T1 is equal to M1A, T1 is equal to M1A, M1 का वैल्यू 1 kg है, तो M1A which is equal to 1 into A, मतलब A हो गया। फोर्थ, T2 का वैल्यू अब इसमें से निकाल लेते हैं, सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल के, T2 में या इसमें डाल लेते हैं थर्ड वाले में, T2 माइनस T1 मतलब A इंटू R, या इज इक्वल टू, I का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 0.2 इंटू A अपॉन 2R, 2 इंटू 0.2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो T2 इज इक्वल टू A प्लस A बाई 2, तो 3A/2 हो गया। गलत किया क्या हमने, T2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे भी तो एक R है ना, so this is equal to A by 2। अब T2 माइनस A इज इक्वल टू A by 2 इंटू R, R का वैल्यू मेरा 0.2 है, A by 0.4, 10/4 मतलब 5A/2 हो गया, T2 माइनस A। तो इससे T2 का जो वैल्यू होगा 7/2A हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ हो गया। अब हम लोग के पास, अब हम लोग के पास T1 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो सेकेंड वाले इक्वेशन में, तो हम लोग के पास आ जाएगा M2G माइनस T1 प्लस T2, T1 है हमारा A प्लस 7/2A, ठीक, इज इक्वल टू M2A/2। M2 का वैल्यू 10 kg ऑलरेडी है, सो 10 इंटू G
जी का वैल्यू के 9.8 लेना, 10 ही लेना, 10 ही ले लेते हैं। 10 into 10 is equal to 2 plus 7, 9 by 2a उधर चला जाएगा, 9 by 2a plus of m2, 10 by 2, 5a, 10 minus. So this is 100 divided by 2 by 90 equal to 200 by 90. 10.52 मीटर पर सेकेंड। 9.8 अगर हम लोग लेंगे, 1 मिनट, 96 by 90, 10.31, ठीक। 9.8 लोगे तो 10.31 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. 57 के बाद था हमारा 44। फोर क्या कह रहा है, इसको समझने का जरूरत है पहले कि क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये सब। सो डोर ऑफ एन एल्मीरा इज 6 feet हाई। लेट्स से ये डोर है एक एल्मीरा का। डोर ऑफ एन एल्मीरा इज 6 feet हाई, 1.5 feet वाइड। तो इसका जो विड्थ है 1.5 feet हो गया, और इसका जो हाइट है 6 feet हो गया। The door is supported by 2 hinges situated at a distance of 1 feet from the ends. मतलब यहाँ पे एक हिंज है और दूसरा हिंज यहाँ पे, ठीक है। हिंज समझते हो ना, जिसके अबाउट ये रोटेट करता है दरवाजा, यहाँ पे हिंज लगा हुआ। अब हिंज में क्या होगा, देखो ये समझने वाली चीज है। If the magnitude of the forces exerted by the hinges on the doors are equal, net force exerted by the hinge on the door are equal, find this magnitude. तो कहानी क्या होती है, पहले तो सबसे पहले नॉर्मल एक जो इसका सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास से इसका वेट होगा जो कि नीचे की तरफ आएगा। 8 kg है तो 8 G फोर्स नीचे आएगा, है ना। अब देखो इसका क्या टेंडेंसी होगा, ये जो तुमने कोई चीज को ऐसे रख दिया है ना, लटका के छोड़ दिया है इस दोनों पॉइंट पे, इसका टेंडेंसी होगा कि ये इसको मतलब ऐसे रोटेट करके गिर जाए। मतलब इसका टेंडेंसी क्या होगा, ऐसे गिरने का टेंडेंसी होगा, राइट। अगर ये यहाँ पे फिक्स्ड नहीं रहता तो ये क्या होता है, ऐसे रोटेट करके गिर जाता ना भैया, हाँ। सो अब इस पे बिकॉज ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो दरवाजा क्लैंप पे फोर्स इधर लगा रहा है, राइट, क्लैंप पे फोर्स बाहर के तरफ लगा रहा है, तो क्लैंप दरवाजे पे जो फोर्स लगाएगा, हम लोग क्लैंप के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो देख रहे हैं। तो क्लैंप जो फोर्स लगाएगा, मान लो ये N2 रिएक्शन फोर्स इधर लगा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो है इसको इधर पुल करके खींचना चाहेगा, राइट। और दूसरा फोर्स जो होगा इसका,
वो फोर्स होगा, ये जो वेट है इसको बैलेंस करने के लिए एक ऊपर फोर्स लग रहा होगा, लेट्स से F2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है तुम्हारा रिएक्शन फोर्स R2। ठीक है, सो जब कह रहे हैं फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस, जो हिंज जो फोर्स लगा रहा है इस पे, वो ये फोर्स लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, रिजल्टेंट इधर लग रहा होगा। अब इस वाले हिंज पे अगर आओगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, अब ये क्या है, ये जब ये ऐसे टिल्ट करेगा ना, टिल्ट करेगा तो ये इसको इधर पुश कर रहा होगा, मतलब नीचे वाले हिंज को दरवाजा पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो हिंज जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, N1 इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स F1 तो इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये तो इसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स R1 इस डायरेक्शन में होगा, इस रिएक्शन फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट। क्लियर है बच्चों? सोचो और समझो क्यों ये इसको बाहर खींच रहा होगा, हिंज जो है बेसिकली दरवाजा जो हिंज को बाहर खींच रहा होगा, क्योंकि ऐसे गिरना चाहेगा, कोई चीज ऐसे तुम छोड़ोगे, लेट्स से ऐसे है, ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा तो ये क्या है, ऊपर वाले फोर्स को, ऊपर वाले हिंज को बाहर की तरफ पुल करेगा, दरवाजा जो है हिंज को इधर पुल करेगा, तो हिंज दरवाजे को अंदर की तरफ पुल करेगा। उसी तरह यहाँ पे दरवाजा जो है हिंज को पीछे की तरफ पुश करेगा, क्योंकि इसको टर्न होना है, ऐसे गिरना है, तो पीछे तरफ पुश करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो हिंज दरवाजे पे लगाएगा वो आगे की तरफ लगाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ये वेट को बैलेंस करने के लिए दोनों का रिजल्टेंट R1। इज दिस फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. भाई जब फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन भी सवाल बना सकते हैं। भाई पहला जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन नीचे फोर्स लग रहा है 8G और ऊपर फोर्स लग रहा है F1 और F2, तो 8G इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये बैलेंस करेगा, पहला इक्वेशन हो गया हमारा। ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन मतलब इक्वेशन लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को इक्वेट करोगे तो N2 क्या हो जाएगा, N1 के बराबर हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2, सेकेंड हो गया। उसके बाद टॉर्क लिखेंगे, राइट। अब हम लोग अगर टॉर्क अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि द मैग्नीट्यूड, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर्स आर इक्वल, मतलब R1 R2 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। भाई R1 R2 के बराबर है, N1 N2 के बराबर है, तो F1 भी तो F2 के बराबर होगा। फ्रॉम 2 and 3 F1 will be equal to F2, फोर्थ इक्वेशन। भाई इनका टोटल नेट फोर्स इक्वल है, एक कंपोनेंट इक्वल है तो दूसरा कंपोनेंट भी तो इक्वल होगा अगर नेट इक्वल है। ये समझ में आया फोर्थ वाला? Yes, sir. ठीक है, F1 F2 के बराबर हो गया। अब हम लोग जब लिखते हैं F1 F2 के बराबर हो गया, मान लो हम लोग रिप्लेस फ्रॉम 1 and 4 को कंबाइन कर दो, 2F1 इज इक्वल टू 8G हो गया, F1 इज इक्वल टू 4G हो गया, राइट। सो if the magnitude of the forces exerted by the hinges on the door are equal, तो हम लोग को R निकालना, तो F1 इज इक्वल टू 4G हो गया, मतलब 4 into 10 40 न्यूटन। ठीक, F1 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, F1 का वैल्यू पता चल गया। अब हमारे पास दूसरा जो टॉर्क है ना, ये पॉइंट B मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को, इस हिंज को A और इसको B। ठीक है, अब टॉर्क अबाउट B,
फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क एक्टिंग अबाउट बी विल बी इक्वल टू 0। तो इन तीनों फोर्स का तो कुछ नहीं है। अब इस फोर्स पे आते हैं, ये वेट के वजह से एक टॉर्क होगा और दूसरा टॉर्क N1 के वजह से होगा। F1 तो इसी से पास ही कर रहा है, तो मतलब जो ये जो वेट है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा और N1 जो है उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा। तो मतलब वेट 8g इंटू ये जो डिस्टेंस है 8g इंटू दिस डिस्टेंस 1.5/2 मतलब 0.75 इज इक्वल टू जो N1 फोर्स है N1 और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ऊपर से और इधर से एक एक फीट छोड़ दोगे तो ये 4 फीट हो जाएगा। तो दिस इज N1 इंटू 4। अब हमारे पास 8 इंटू 10 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू N1 हो गया। ठीक है, तो 4 2s are 8, 7.5 into 2 15, तो N1 is equal to 15 न्यूटन। हम लोग को निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर। तो रिएक्शन, नेट रिएक्शन फोर्स निकालना। R1 is equal to रूट अंडर N1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। R1 is equal to रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर square root of 42.72, तो approximately 43 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। A meter stick weighing 240 gram is pivoted at its upper end। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीटर स्टिक लगा हुआ है, इस तरह का एक मीटर स्टिक है, pivoted at its upper end। इसका वेट 240 ग्राम्स है। In such a way that it can freely rotate in a vertical plane through this end। A particle of mass 100 gram is attached to the upper end of the string through a light string। पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, एक पार्टिकल है यहाँ पे मास 100 ग्राम का, इसका मास कैपिटल M is 240 grams, is attached to the upper end of the string through a light string of length 1 meter। तो देखो मीटर स्टिक, ये भी 1 मीटर है, ये भी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, और इधर जो लेंथ है ये भी 1 मीटर के बराबर। इनिशियली द रॉड इज केप्ट वर्टिकल एंड द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल। पहले जो इनिशियल कंडीशन क्या है, रॉड ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है और स्ट्रिंग जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है।
when the system is released from rest, अब इसको सिस्टम को हमने यहाँ से छोड़ दिया, the particle collides with the lower end of the stick and sticks there. ये जाके because 1 मीटर का ही है इसका भी लेंथ, ये जाके यहाँ पे टकराता है और इसके साथ स्टिक कर जाता है ना, चिपक जाता है. अब हमें the particle collides with the lower end of the stick and sticks there. Find the maximum angle through which the stick will rise. Maximum angle निकाल. तो अभी तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखो 3-4 पहले तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करके जस्ट जब टकराने वाला होगा उस समय का वेलोसिटी निकाल लेंगे. उसके बाद वो जो टकराने के बाद जो वेलोसिटी होगा वो मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे. दोनों को पार्टिकल और ये जो मीटर स्टिक है इन दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं. तो उस समय मोमेंटम just before the collision is equal to momentum just after the collision, angular momentum. ठीक है. तो angular momentum कंजर्व करके जो collision के just बाद जो angular velocity होगा वो निकाल लेंगे. angular velocity जब निकल जाएगा उसके बाद उस angular velocity से फिर से हम energy conservation करेंगे और देखेंगे कि ये किस हाइट तक जा रहा है. मतलब ये फाइनली ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. Find the maximum angle through which the stick will rise. मतलब मान लो स्टिक यहाँ पे ऐसे राइज कर गए. ठीक है. तो ये एंगल हम लोग को निकालना है किस एंगल तक ये राइज करेगा. फिर से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से वो एंगल हम लोग निकाल लेते हैं कि किस एंगल तक ये राइज करेगा. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Okay. So now first step to find the angular velocity of the particle just before the collision. ठीक है. ये पहला स्टेप. तो अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाइट है इनिशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0, राइट. पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh इज इक्वल टू हाफ इंटू I इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट. I बेसिकली mr स्क्वायर होगा यहाँ पे. भाई मास m इंटू एल स्क्वायर कर देंगे तो हाइट निकल जाएगा, ये निकल जाएगा. ठीक है. तो mgh इज हाफ इंटू ml स्क्वायर, यहाँ रेडियस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. m और m काट दो, 2gh अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू g 10 है, h 1 है और l स्क्वायर जो है, ठीक है, ये भी 1 है. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 होगी. सो दैट मीन्स ओमेगा इज √20 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है. लेट द एंगुलर वेलोसिटी just after the collision be omega dash. इसको टकराने के बाद जो पूरा सिस्टम दोनों का साथ में एंगुलर वेलोसिटी है जस्ट टकराने के बाद वो ओमेगा डैश. ठीक है. तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम दोनों मास को सिस्टम मान रहे हैं. एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है. एक्सटर्नल टॉर्क is 0. So by conservation of angular momentum, we have I into
ओमेगा डैश so m I omega is equal to I into omega dash, so this will be अब देखो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले तो बस ये मूव कर रहा था ना, आई इंटू ओमेगा, इसका जो एंगुलर मोमेंटम था, इसका एंगुलर मोमेंटम तो सिंपल एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा, और आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं अगर, so this will be मतलब इस अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा होगा, इस रॉड के वजह से, रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, m इंटू कैपिटल m इंटू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। भाई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, उसको एल बाई 2 से शिफ्ट कर देंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ऑफ, इसके वजह से ये जो मास अलग से पार्टिकल है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम एल स्क्वायर अलग से स्मॉल एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल आई डैश हो गया, और ओमेगा डैश हम लोग को निकालना है। ये इक्वेशन क्लियर सबको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट ऑफ एक्सिस, जो एक्सिस इसके पास से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा, राइट, जस्ट हिट करने समय, हिट करने के पहले, और बाद में वो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2, एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे इनटू ओमेगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एम एल स्क्वायर ओमेगा कैपिटल एम एल स्क्वायर प्लस, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, एलसीएम 12 लोगे 3 प्लस 1 एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। अब इसका वैल्यूज पुट कर लेते हैं। मीटर स्टिक का वेट 240 ग्राम है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, स्मॉल m इज 100 ग्राम, 0.1, l जो है 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 240 ग्राम है, मतलब 0.24 इंटू एल स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाय 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर, स्मॉल m हमारा 0.1 है, एल स्क्वायर 1 स्क्वायर हो गया, ओमेगा डैश 3 से इसको करोगे 0.08 होगा, 0.1 प्लस 0.08 0.18 हो गया, 0.1 ओमेगा 0.18 omega dash. So omega dash is equal to 0.1 by 0.18 into omega. So 1 divided by 1.8 to get 10 divided by 18. Yeah, 5 by 9 omega. So omega dash is 5 by 9 omega, और इसको हम लोग ओमेगा का वैल्यू अगर पुट कर लें तो 5 बाई 9 इंटू √10 हो गया, ये ओमेगा डैश का वैल्यू है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है।
अब हम लोग थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं। थर्ड स्टेप में अब हम लोग फिर से एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। यहाँ तक को क्या तुम लोग पहले यहाँ तक लिख लो, क्योंकि जगह नहीं है, आई विल हैव टू रब इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं भाई। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को √10 आया रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। और ओमेगा डैश का वैल्यू है 5/9 √10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग फिर से इसको बनाते हैं। तो ये जो है हमारा, ये रॉड है, राइट, यहाँ पे हिंज्ड है, ये पार्टिकल आके हिट किया। अब ये पार्टिकल जब यहाँ पे लग गया, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये ऐसे टर्न हुआ, राइट, कुछ एंगल से, और उस टर्निंग की वजह से मान लो एंगल थीटा से ये मूव किया, तो इसका जो सेंटर है ये कितने हाइट से गया, और ये जो पार्टिकल है ये कितने हाइट से राइज किया। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ इनटू आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश था, कितना निकाला था हमने, याद है क्या? आई डैश इज इक्वल टू मेरे ख्याल से एम एल, कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 3 था, और प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर था। कैपिटल एम जो है 0.24 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3 प्लस 0.1 इंटू 1 स्क्वायर था, तो 0.18 था ये आई डैश हमारा, ठीक है। सो हाफ आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करो, ये जो है, ठीक है, ये कितने हाइट से राइज किया है इसका सेंटर ऑफ मास, और ये वाला जो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जो है पहले एल हाइट पे था, बाद में ये एल कॉस थीटा पे पहुंच गया, एल माइनस एल कॉस थीटा हो गया बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज किया है, स्मॉल एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस ऑफ ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम जी इंटू एल बाई 2 पहले था, बाद में 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, एम जी एल बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। So this जो पोटेंट डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस हुआ है इतना, राइट, और जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है वो इतना है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दिया हमने। क्लियर है ये इक्वेशन आप लोग को? जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, उसको इक्वेट कर दिया दोनों को। अब बस हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू बेसिकली निकालना है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ इंटू आई डैश है हमारा 0.18 इंटू
ओमेगा डैश हम लोग निकालें 5/9 और √10, 25/81 इंटू 10, ओमेगा डैश स्क्वायर है बेसिकली. स्मॉल mgl, स्मॉल मास इज इक्वल टू 0.1 और g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा को बाहर ही ले लो, कांस्टेंट ले लो बाहर, कॉमन ले लो. और कैपिटल M है हमारा 0.24 इंटू 10 इंटू L/2, मतलब 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. So this is 0.09, 0.9 into 25. So this is 0.9 into 25 divided by 81. So 0.27 is equal to 1 और ये 1 और 1.2, 2.2 1 minus cos theta divided by 2.2 So जो cos theta होगा, cos theta is equal to 0.873. So theta is equal to shift cos inverse 29.1 minus cos theta point. इसमें वैल्यू तो कुछ और 41 डिग्री दिया है. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या हमने? सर वो वहाँ 5/9 √20 था उसमें. अच्छा √20 था ना, गलत लिख लिया. ओमेगा डैश हम लोग का 5/9 √20 था, है ना? ठीक ठीक ठीक. तो ये गलत हो गया. एक मिनट. पॉइंट 09 into 25 into 20 divided by 81, 0.55 at 2.2. हाँ जी 41 डिग्री आ जा रहा है. सो कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे. So 1 minus cos theta will be equal to 0.55 divided by 2.2, 0.25 हो गया. और cos theta is equal to 0.75 हो गया. So इससे theta is equal to cos inverse 0.75 हो जाएगा. Cos inverse 0.75. So 41 degree approximately. So maximum angle is equal to 41 degree. Clear है बच्चों? यस सर.
ठीक है, हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग अपने बाकी सारे डाउट्स भी भेज दो मुझे, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये डाउट्स लेके ना देन वी कैन स्टार्ट डूइंग ग्रेविटेशन। बीच बीच में टाइम मिलेगा तो जो ये जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये बस डाउट लेके विल मूव ऑन टू ग्रेविटेशन, ठीक है? Yes, sir.